Hello, everyone. My name is Sandeep Khatri, and I welcome each one of you to my special session on trial by jury to digital courts. आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि जूरी ट्रायल का मीनिंग क्या होता है, फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये जूरी ट्रायल प्रैक्टिकली वर्क कैसे करती थी। जैसे कि अगर जज साहब को लग रहा है किसी केस में कि इसमें तो कन्विक्शन होनी चाहिए, ऑफेंडर ने ऑफेंस किया है, लेकिन जूरी को लगता है कि नहीं, एक्विटल होना चाहिए, तो फिर क्या होता था। या फिर इसको वाइस वर्सा भी आप करके सोच सकते हो कि भाई अगर जज साहब को कुछ और लग रहा है और जूरी को कुछ और लग रहा है, तो फिर उन सर्कमस्टांसेस में फाइनल डिसीजन कैसे लिया जाएगा। इसके अलावा इसी सेशन में हम बातचीत करेंगे कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज जो है किस तरीके से जूरी को इंट्रोड्यूस किया गया, और लास्ट केस के एम नानावती ही क्यों बना ऑफ जूरी ट्रायल। और फिर हम आएंगे 2026 में कि किस तरीके से डिजिटल कोर्ट्स जो है आज के समय में हमारे देश में चल रही है। तो ये सब बात करेंगे आज के इस सेशन में। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले टीम दृष्टि जुडिशरी की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जूरी ट्रायल का मतलब क्या है। आइए मीनिंग देखते हैं। ए जूरी ट्रायल इज अ लीगल प्रोसीडिंग। तो ये अपने आप में जो है एक लीगल प्रोसीडिंग्स है इन विच अ पैनल ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स, जिनको हम जूरर्स कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जज साहब नहीं होते। देखो यूजुअली अगर आपने कभी कोर्ट विजिट किया होगा या अगर आपने क्रिमिनल लॉ पढ़ा है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि सर एक जज साहब है और दो वकील साहब हैं। अब वो दोनों वकील अपने अपने पार्टीज का जो केस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर एट द एंड जो जज साहब हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई किसके ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कि किसके फेवर में जजमेंट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है जूरी ट्रायल में ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी जो है वो पार्टिसिपेट करते थे, और ये जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते थे इन्हीं को जूरर्स बोला जाता था, जिनके सामने फैक्ट्स ऑफ द केस रखे जाते थे और फिर वो अपनी नॉलेज से जो है एक डिसीजन सुनाते थे। आइए पूरा देखते हैं। Determines the facts of the case and decides the verdict, guilty or not guilty. The judge typically presides over the trial rules on legal questions and procedure. तो देखिए अब आप कहोगे सर फिर जज साहब का क्या काम था जब जूरी ने ही सब कुछ करना था। तो ऐसा नहीं है कि सारा काम जूरी का ही था। यहाँ पर जज साहब को लीगल क्वेश्चंस एंड प्रोसीजर की भाई कानून क्या है, ठीक है, देन कि कौन सा एक्ट ये ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है, तो यहां पर जो है जज साहब का रोल होता था। बट द जूरी डिसाइड्स द आउटकम बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड। तो जो जूरी के सामने जो भी सबूत रखे जाते थे उन सबूतों के आधार पर जूरी अपना जो है वो डिसीजन सुनाती थी। अब जैसे ही हमें यह पता लग जाता है कि सर जूरी ट्रायल का मीनिंग क्या है, जिसके अंदर जूरी भी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, वो भी वहां पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अटेंड करेंगे, उनके सामने फैक्ट्स ऑफ द केस रखे जाएंगे, उसके बाद वो जो है फाइनली अपना डिसीजन सुनाएगी जूरी कि उन्हें क्या लगता है। ठीक है, अब यहीं पर एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि व्हाट अबाउट अगर इन दोनों में क्लैश होता है। भाई मान लीजिए अगर जूरी कहती है कि कन्विक्शन होनी चाहिए लेकिन जज साहब कहते हैं एक्विटल होना चाहिए, या फिर वाइस वर्सा, जज साहब कहते हैं कि नहीं यहाँ पर तो कन्विक्शन होनी चाहिए लेकिन जूरी को लगता है कि नहीं यहाँ पर तो एक्विटल होना चाहिए, तो फिर इसका प्रैक्टिकल आंसर क्या होता था। आइए इसका प्रैक्टिकल आंसर जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दृष्टि जुडिशरी आप सबके लिए लेकर आया है फ्रीडम सेल, जिसमें आपको 50% फ्लैट ऑफ मिल रहा है फ्रॉम 11th to 16th ऑफ अक्टूबर। तो जुडिशरी फाउंडेशन के ऑनलाइन कोर्स पे आपको कंप्लीटली फ्लैट 50% ऑफ जो है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है इन रिलेशन टू जुडिशरी फाउंडेशन कोर्स, ठीक है जी, ऑनलाइन या फिर सेल को लेकर, तो आप इस नंबर पर 87501 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि जूरी ट्रायल बेसिकली वर्क कैसे करता था। तो देखो अगर मान लीजिए जूरी ने कहा नॉट गिल्टी बट जज साहब ने कहा गिल्टी, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होता था। द जज कैन नॉट कन्विक्ट डायरेक्टली। तो जज साहब जो है डायरेक्टली कन्विक्ट नहीं कर सकते थे, तो फिर क्या करते थे,
तो सेक्शन 307 ऑफ सीआरपीसी का यूज होता था। और एक चीज और माइंड कीजिएगा, ये सीआरपीसी 1973 की बात नहीं हो रही है। देखो आज की तारीख में हमारे पास क्या है, वी हैव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इससे पहले जब आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको मिलेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। उससे भी पीछे आप जाओगे तो आपको मिलेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो ये उसी की बात हो रही है। उसका जो सेक्शन 307 था उसमें जो है रेफरल किया जाता था। रेफरल इन द सेंस कि जो जज साहब हैं उन्होंने केस को हाई कोर्ट में भेज दिया। अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई जूरी ठीक सोच रही है या जज साहब ठीक सोच रहे हैं। आइए देखते हैं। If the judge felt the jury's not guilty verdict was reversed, completely unreasonable or ignoring obvious evidence, the judge would pause the case and refer it to the high court. ठीक है जी। तो हाई कोर्ट को जो है वो केस को रेफर कर दिया जाता था। और फाइनल डिसीजन कौन देता था? द हाई कोर्ट रिव्यूड द एंटायर रिकॉर्ड, आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस, एंड द हाई कोर्ट हैड फुल अथॉरिटी टू, अब हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है, एक्सेप्ट द जूरीज वर्डिक्ट, ठीक है जी, या फिर ओवरटर्न द जूरीज वर्डिक्ट, जो भी हाई कोर्ट को सही लगता है। अब इस सिचुएशन को उल्टा भी करके देख लेते हैं एक बार। अगर जूरी कहती है गिल्टी बट जज थिंक्स नॉट गिल्टी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में भी जस्ट लाइक योर सिनेरियो फर्स्ट, वहां पर क्या होता था? अगेन सेक्शन 307 को यूज करके हाई कोर्ट को जो है वो रेफर कर दिया जाता था। फिर हाई कोर्ट अपने फैक्ट्स, इश्यूज, एविडेंसेस सबको एनालाइज करके डिसाइड करता था कि भाई जूरी के फेवर में देना है या जज के फेवर में, और वही डिसीजन जो है फिर फाइनल आपका होता था। अब वैसे तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए जज और जूरी एग्री ही कर जाते हैं कि भाई जज साहब को भी लगता है कन्विक्शन होनी चाहिए, जूरी को भी लगता है कन्विक्शन होनी चाहिए, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि 307 में आपका केस जाएगा ही नहीं, राइट? देन तो फिर उस केस में जो भी जिस भी पॉइंट पर दोनों पार्ट जो जज एंड जूरी एग्री हुए हैं वही फैसला सुना दिया जाएगा। अब आते हैं ऑन द हिस्ट्री ऑफ जूरी ट्रायल्स। तो देखिए जब आप हिस्ट्री में जाते हैं, मेडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री, तो हमारे देश में कभी भी जूरी ट्रायल्स नहीं रही है। इवन हमारे देश में जो देखा गया है, विलेज पंचायत या जो राजा जी थे वही जो है चीजों को जो है वही फैसला सुना देते थे, वही कानून बनाते थे, वही एग्जीक्यूट करते थे, और अगर कोई ब्रीच करता था तो राजा साहब ही फैसला सुना देते थे, सजा सुना देते थे। तो वहां पे जूरी का कोई कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है। तो जूरी का जो इंट्रोडक्शन हुआ है हमारे देश में वो हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही जो है इंट्रोड्यूस किया, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पहले प्रेसिडेंसी टाउन्स में। ठीक है, जिसने सीआरपीसी 1978 पढ़ा है तो उन्होंने सेक्शन 8 जरूर पढ़ा होगा। सेक्शन 8 में ही आपका जो है प्रेसिडेंसी, 4 प्रेसिडेंसी टाउन्स भी दिए हुए थे। ठीक है, लेकिन जब आप बीएनएसएस देखते हो तो वहां पे प्रेसिडेंसी टाउन्स का कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका जब सीआरपीसी ऑफिशियली आया 1861 में और 1898 में, तो इन दोनों में आपको मैंडेटरी प्रेसिडेंसी टाउन्स में देखने को मिला कि प्रेसिडेंसी टाउन्स में तो मैंडेटरी होगा कि जब भी ट्रायल चलेगी तो जूरी भी साथ में बैठेगी। हाँ, जो बाकी एरियाज थे उनके लिए ऑप्शनल था कि उनको जूरी रखना है या नहीं रखना है। इवन यहां तक जूरी का जो रोल था वो एडवाइजरी था, कि विच मींस जो प्रेसिडेंसी टाउन्स को छोड़ के हम ये बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो जूरी का रोल था वो सिर्फ एडवाइजरी का था कि ठीक है भाई हमने केस सुन लिया है और हमें ऐसा लगता है। सो द फाइनल जो कॉल थी वो जज साहब ही लेते थे। अब आ जाते हैं जी हम नानावती, के.एम. नानावती केस में। आई होप कि ये केस आप सबने पढ़ा होगा, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। जब आप पढ़ते हैं सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी की एक्सेप्शन 1 जब आप पढ़ते थे, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो उसमें जो है इस जजमेंट को पढ़ा जाता था। प्लस इसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस में भी कई बार जो है आप इसको उसमें पढ़ सकते हैं कि इसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस आता है या नहीं आता है। बट मेनली आपका जो है एक्सेप्शन 1 ऑफ जो मर्डर है उसी में इस जजमेंट को पढ़ा जाता है। इस जजमेंट पर एक फेमस मूवी भी बनी है, रुस्तम। ठीक है, तो वो इसी के फैक्ट्स को ही जो है आपके सामने रखा गया है।
अब ये लास्ट केस था जिसमें जूरी बैठी थी इंडिया में। तो ये लास्ट केस क्यों बना? ये लास्ट केस इसलिए बना क्योंकि अब जो मैं बोलने चाह रहा हूं सब बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी कोई पर्सन एक जज साहब की कुर्सी पर बैठता है या एज अ जज जो है वर्क करता है, या फिर अगर मैं इसी एग्जांपल को इस तरीके से रखूं, इवन अगर कोई पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है एज अ जूरी भी, ठीक है, या अगर मैं कहूं किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सरपंच बनने की, ठीक है, जहां पर पंचायत बैठी है और सभी पंच बैठे पांचों सरपंच बैठे हुए हैं। अब वहां पर इन तीनों ही केसेस में जब किसी पर्सन को अपना फैसला सुनाना है तो ये बहुत जरूरी है कि उस पर्सन के जो बिलीव्स है, चाहे उनकी जो भी कास्ट हो, कम्युनिटी हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, व्हाटसोएवर, वो उनको जो है साइड करके और केस को के फैक्ट्स और इश्यूज पे फोकस करना होता है। एंड ट्रस्ट मी, ये थ्योरेटिकली जितनी आसानी से ये टॉपिक बता दिया जाता है, प्रैक्टिकली इतना इजी ये किसी के लिए भी नहीं होता है। क्योंकि आप चाहो या ना चाहो, कुछ बायसनेस ऐसी होती हैं जो आपको भी नहीं पता या मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट या गलती से उन्हें कर देते हैं। ठीक है। सो यहां पर जो है जूरी जो है वो इमोशनल हो, किस तरीके से इमोशनल हो गई आइए देखते हैं। अब यहाँ पे जो है के एम नानावती जी जो है, इन्होंने मर्डर किया था, ठीक है, ऑफ द लवर ऑफ हिज वाइफ, ठीक है। वेयर अ जूरी एक्विटेड नेवल कमांडर, तो जूरी ने तो इनको एक्विटल दे दिया था, और एक्विटल भी किस तरीके से दिया था, 8-1, ठीक है, for murdering his wife's lover, a verdict widely seen as swayed by media public sympathy rather than evidence। क्यों? क्योंकि मीडिया, देखो बहुत आजकल भी ऐसा बहुत होता है कि कोई भी केस जब मीडिया में आ जाता है और मीडिया में रेगुलर उसकी अपडेट्स हो रही होती है, तो विदाउट एनी डाउट जो भी जज साहब उसमें फैसला सुनाने वाले हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं ऑफ निर्भया रेप केस। निर्भया रेप केस की जब भी हियरिंग होती थी कि भाई आज ये फैसला होगा या ये बहस हुई है या इस स्टेज पे केस पहुंच गया है, तो उसमें साथ साथ में मीडिया ट्रायल भी चल रहा था। तो क्या हम इस बात को नकार सकते हैं कि सर जजेस के ऊपर प्रेशर नहीं होगा उस केस में? आंसर इज यस, फॉर ऑब्वियस रीजन कि भाई पूरा देश देख रहा है, अच्छा आज ये हुआ, अच्छा अब ये हो गया, अच्छा अब नेक्स्ट तारीख पर ये हो गया एंड सो ऑन, क्योंकि उसमें मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है। अब यहाँ पर भी इस केस में मीडिया रिपोर्टिंग हो रही थी और मीडिया कंप्लीटली फेवर में था कि भाई ये तो डिफेंस के बंदे हैं, ये तो अपनी जॉब कर रहे थे, ठीक है, और इनकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, तो इन्होंने तो उन्हें अगर मारा भी है तो बिल्कुल ठीक ही मारा, तो इनको तो सजा नहीं होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इमोशंस जो है वो हैवी हो रहे हैं ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है, और यही जूरी के साथ भी हुआ। ठीक है, अब क्योंकि लेकिन जज साहब को तो लगता था कि भाई फैक्ट्स तो बहुत क्लियर हैं कि इन्होंने जो है ऑफेंस किया है, तो अब क्योंकि जूरी और जज साहब एक सेम पेज पर नहीं थे, इस वजह से कौन सा सेक्शन लगा, 307 आपके सीआरपीसी 1898 की वजह से केस चले गया सीधा सीधा बॉम्बे हाई कोर्ट, और जब बॉम्बे हाई कोर्ट गया तो द बॉम्बे हाई कोर्ट ओवरटर्न द एक्विटल, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कन्विक्शन। ठीक है जी, और इस पूरे केस में बेसिकली जूरी जो पूरा जो जूरी का सिस्टम था उसकी वल्नरेबिलिटीज और वो सिस्टम जो है वो एक्सपोज हो गया कि भाई इस तरीके से तो चीजें नहीं हो सकती हैं। नो डाउट हम सब इंसान हैं, हम सब में फीलिंग्स हैं, ठीक है, बट लेकिन एकदम बहुत अच्छा एग्जांपल हमें लॉ स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, आई थिंक सभी ने इस बारे में सुना होगा, कि अगर हम बात करते हैं एक ऐसे पर्सन की जो चोरी करता है अमीरों के घर से और फिर गरीबों में बांट देता है, काइंड ऑफ अ रॉबिन हुड स्टोरी, तो अब सुन के तो अरे बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट अगर आप इसको लीगल लेंस से देखते हैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि दैट पर्सन इज कमिटिंग ऑफेंस।
चाहे अब वो थेफ्ट हो या रॉबरी हो, दैट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स कि किस तरीके से उसने वहां पे चोरी की है, लेकिन ऑफेंस तो कर रहा है ना। आप अ, अमीरों से चुरा कर अगर गरीबों में बांट भी रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं रख रहे हो, स्टिल क्या वो ऑफेंस नहीं बनेगा? वो ऑफेंस बनेगा। क्या उस पर्सन को पनिशमेंट होनी चाहिए? आंसर इज होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इमोशनल हो जाए, ओ नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है, नो डाउट वो गरीबों को दे रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो दे कहां से रहे थे? ठीक है। सो वही फैक्टर जो है यहां पर भी अप्लाई होगा। ठीक है। उन्होंने किन सरकमस्टांसेस में जो भी ऑफेंस किया, नो डाउट, लेकिन उन्होंने ऑफेंस तो किया ना, उन्होंने किसी की जान ली है। और जब किसी की जान ली है तो ऑफेंस बनता है यहाँ पे, और जब ऑफेंस बनता है तो उसकी सजा भी उन्हें होगी। ठीक है। So this case prompted a legal review and a new Code of Criminal Procedure 1973 formally abolished. तो इसके बाद जब आपका सीआरपीसी 1973 आया, तो जब आप में से जिसने भी स्टूडेंट ने सीआरपीसी 1973 पढ़ा होगा, उसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो कि जूरी ट्रायल के बारे में बात करता है। जब आप सीआरपीसी 1973 पढ़ते थे, तो उसमें वही आपकी 4 ट्रायल्स, चाहे हम बात कर ले सेशन ट्रायल की, चाहे हम बात कर ले वारंट केस ट्रायल की, समन्स केस ट्रायल की, या फिर आपके समरी ट्रायल की, तो वहां पर आपने कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं देखा होगा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से जूरी ट्रायल के बारे में बात करता है। ठीक है। और जब आपने सीआरपीसी 1973 में नहीं देखा, तो क्या बीएनएसएस 2023 में देखा होगा? आंसर इज नो। आइए जी, अब आते हैं हम आज के समय पे। तो ये तो थी हमारी हिस्ट्री ऑफ जूरी ट्रायल्स। अब बात करते हैं डिजिटल कोर्ट्स की। डिजिटल कोर्ट्स का मतलब आपकी ई फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग, डिजिटलाइज केस रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग, एआई असिस्टेड टूल्स को यूज करना, ये सब मिलकर क्या बना देते हैं? एक कोर्ट को डिजिटल कोर्ट बना देते हैं। जब हम डिजिटल कोर्ट्स की बात करते हैं तो क्या इसके बेनिफिट्स हैं? आंसर इज यस। फास्टर प्रोसेस। और क्या हमें एक फास्टर प्रोसेस की जरूरत है जितने केसेस हमारे देश में पेंडिंग है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। मोर ट्रांसपेरेंट एंड मोर एक्सेसिबल। देखो, जब हम कोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम ओपन कोर्ट का एक सिस्टम पढ़ते हैं। ओपन कोर्ट मींस कोई भी पर्सन जाकर कोर्ट में, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जो है उसमें बैठ सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फिजिकली, क्या एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही, फॉर ऑब्वियस रीजंस, जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स अटेंड कर सकते हैं? आंसर आएगा बिल्कुल सर। क्योंकि अब मान लो अगर वहां पे 500 बंदा पहुंच गया तो उसमें तो बैठने की जगह ही नहीं है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी डिजिटल कोर्ट्स में इजीली सॉल्व हो जाती है। भाई जिसको ज्वाइन करना है, आराम से सुनिए, देखिए कि जज साहब क्या कह रहे हैं, वकील साहब ने क्या आर्ग्यूमेंट्स पेश किए, एंड सो ऑन, आज की तारीख में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आप आराम से देख सकते हैं बैठ के। सो दैट इज दी दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल कोर्ट्स। यहाँ पे एक 3 फेजेस में जो है डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फेज 1 जो कि 2007 से 2015 तक लगभग चला, जिसमें कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। फेज 2 2015 से 2023, यहाँ पे जो है आपको ई सेवा केंद्र, ई फाइलिंग जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। और अब हम है फेज 3 में, जो कि 2023 से आपका अभी जो है कंटिन्यूइंग में चल रहा है। ठीक है। 2026 एंड ऑनगोइंग, जिसमें आपको पेपरलेस, अब देखो ये अगेन अपने आप में एक लीगल जीके का क्वेश्चन है कि इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सी है? दैट इज पेपरलेस बनी। आई थिंक इसी साल की न्यूज है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, इसी साल की ही न्यूज होगी ये, जनवरी की। तो पहली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि पेपरलेस बनी। ठीक है। या पहली हाई कोर्ट कौन सी है? ठीक है, जो पेपरलेस बनी, एंड सो ऑन। ठीक है। तो यू टेल मी इन द कमेंट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बताइए, पहली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंडिया की जो पेपरलेस बनी। ठीक है। तो सारा काम ही वहां पे जो है डिजिटाइजेशन में हो रहा है। सो दैट इज आवर फाइनल स्टेज। ठीक है। अब आ जाते हैं जी कंक्लूजन पे। सो जर्नी ऑफ इंडियन कोर्ट्स, जब हम बात करते हैं फ्रॉम जूरी ट्रायल्स टू डिजिटल कोर्ट्स, जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम की, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? सो सबसे पहली तो हम
यूजुअली जब इस तरीके के कंक्लूजन पे बात करते हैं तो पहली लाइन तो वही आती है, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो और भी चीजें जो हैं और बेहतर की जा सकती हैं। क्या हमने अपने सिस्टम को और ज्यादा फेयर, फास्टर और एक्सेसिबल बनाया है? एंड द आंसर इज यस, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। लेकिन क्या अभी भी हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं? आंसर इज यस। क्या हम उन पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उनको और ज्यादा जो है अच्छे से रिजॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और ज्यादा बेटर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ 2026। अब इनके जवाब तो आप ही दे सकते हैं इन द कमेंट्स। तो आज के सेशन में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, एंड यस इट्स टाइम टू से